Hello student, today I want to explain you something about flexible exchange rate. Then there are two types of exchange rate. First is flexible and second is fixed. And flexible exchange rate, the exchange rate is determined with the force of demand and supply in international money market. कि international जो foreign exchange market होता है at least उसमें करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे जो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है देन इट इज़ नॉन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो होती है वो टाइम कंडीशंस और आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे जो है वो चेंजेस होती रहती है एंड इट इज़ वायरी फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. और इसमें क्या होता है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं. देन देयर आर टू फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फर्स्ट इज डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसीज एंड सेकंड इज सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसीज. कि रियल में हमारी कंट्री की करेंसीज की डिमांड और सप्लाई इन दोनों की क्या कंडीशंस है एटलीस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन उसी के बिहाफ पे होगा. देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी. सपोज कीजिए यहाँ जो है डोमेस्टिक कंट्रीज जो है वो आपकी ये है हांगकॉन्ग की है. एग्जांपल में लिया है अभी अभी आप डॉलर पाउंड स्टेगलिंग आरएस रुपीज़ कुछ भी ले लीजिए. तो ये है आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज़ की करेंसीज की जो डिमांड होती है उसके एटलीस्ट डिफरेंट पर्पज़ होते हैं कि आपकी कंट्री की करेंसीज की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर की होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिस्ट विजिटिंग के लिए आए हैं आपके यहाँ एजुकेशंस के लिए उसकी डिमांड हो सकती है और या कोई मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए है तो आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड कर सकता है. एक्सपोर्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा है तो आपसे जो इंपोर्ट कर रहा है एटलीस्ट वो कंट्री आपकी करेंसी की डिमांड कर सकती है. या कैपिटल इनफ्लो अगर कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो आपकी कंट्री की करेंसीज की डिमांड जो है वो हाई हो सकती है. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसीज. कि रियल में कंट्री की करेंसीज की डिमांड कितनी हाई होगी उसके डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं. इसको मैंने इससे 2 या 3 पहले वाले लेसन जो है मेरा लेक्चर एटलीस्ट उसमें इसमें एक्सप्लेन कर रखा है. नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ सप्लाई फैक्टर्स की. डोमेस्टिक कंट्री की करेंसीज की सप्लाई के लिए भी जो होता है एटलीस्ट वो भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटर्मिनेशंस के लिए एक पावरफुल सोर्सेज होता है कि आपकी कंट्री की करेंसीज की सप्लाई किस स्टाइल के लिए. अगर आपकी कंट्री की करेंसी की सप्लाई हाई लेवल पर है तो आपकी एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट होगी और लो लेवल पर है तो आपकी कंट्री की जो है वो आपके अगेंस्ट होगी. देन डिमांडेड फॉर इम्पोर्ट आपकी कंट्री की करेंसीज की डिमांड इम्पोर्ट के लिए होती है. अगर कोई कंट्री आपसे इम्पोर्ट कर रही है तो एटलीस्ट वो आपको पे आप ही की कंट्री की करेंसी में करेगी तो उसके लिए आपकी कंट्री की करेंसीज की जो डिमांड होगी वो एक कैपिटल आउटफ्लो की अगर आप कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप अपनी कंट्री की करेंसी की सप्लाई वहाँ इंक्रीज़ कर सकते हो. तो ये भी एक होता है कि आपकी कंट्री की अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा तो आपकी कंट्री की सप्लाई जो है इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर अगर आपने इंपोर्ट ज़्यादा कर रखे कि जैसे आप कंटिन्यूस परचेज कर रहे हो तो आप खुद क्या पे कर रहे हो अपनी कंट्री की करेंसी को पे कर रहे हो दूसरी कंट्री को तो भी आप अपनी कंट्री की सप्लाई जो है वो उसको इंक्रीज़ कर रहे हो. तो ये दोनों आपके अगेंस्ट के पॉइंट्स हो सकते हैं. उस पर आपकी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है. देन द एक्सचेंज रेट विल डिटर्मिनेट ऑन द forces of demand and supply where demand and supply are intersect to each other the exchange rate is determined. Then exchange rate is the ratio between डोमेस्टिक कंट्रीज़ करेंसीज एंड फॉरेन कंट्री करेंसी. तो 1 यूनिट जो आपकी फॉरेन करेंसी और 1 यूनिट जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है एटलीस्ट उसके बिहाफ पे एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो होता है एंड इट कैन बी चेंज ऑन द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जैसे ही डिमांड और सप्लाई आपके वेरिएबल है उसमें चेंजेस हुआ तो आपकी ये जो एक्सचेंज रेट है एटलीस्ट वो भी चेंजेस हो जाएगी. देन देयर इज़ 2 सिचुएशन. फर्स्ट इज़ एप्रिसिएशन एंड सेकंड इज़ डेप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ आपकी कंट्री की करेंसीज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो एक्सचेंज रेट आपके फेवरेबल होगी और डेप्रिसिएशन में एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट होगी. देन देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ कंडीशंस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन. ए यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन बाय मोर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. की एक कंट्री की करेंसी जो है वो मोर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को परचेज करने में जब एलिजिबल हो देन इट इज़ नॉन एज एप्रिसिएशन. सपोज कीजिए कि कंट्री की जो एक्सचेंज रेट इज़ डिटर्मिनेट 50:1 कि हम 50 रुपीज़ दे रहे हैं और $1 को परचेज कर रहे हैं. अब अगर कंडीशन हो जाती है 40 रुपीज़ एंड $1 देन इट इज़ नॉन एज द एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज़ करेंसीज. की अब आपको ओनली 40 रुपीज़ देने हैं $1 के लिए और अगर आप 50 दोगे तो यू कैन बाय मोर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. देन दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज एप्रिसिएशन. नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन.
देन ए यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन बाय लेस यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपकी कंट्री की एक जो यूनिट है वो पहले के कंपैरिजन में अब कम यूनिट परचेज कर पा रही है फॉरेन कंट्रीज़ के, देन इट इज़ नॉन एज डेप्रिशिएशन। देन ये अगेंस्ट होगी, यहाँ पर एक्सचेंज रेट आपकी अगेंस्ट डिटर्मिनेशन होगी। तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि 50:1 है, तो ये इंक्रीज़ होकर के 60:1 हो जाती है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट वाली एक्सचेंज रेट होगी। तो एप्रिसिएशन में देखो, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, सपोज कीजिए 50:1 है और ये अगर 40:1 हो जाती है तो दिस इज़ नॉन एज एप्रिसिएशन, और अगर ये 60:1 हो जाती है देन इट इज़ नॉन एज डेप्रिसिएशन, कि अब आपको वही यूनिट परचेज करने के लिए मोर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ेगी, और अगर आप वही करेंसी दे रहे हो तो यू कैन बाय लेस यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, आप बहुत कम यूनिट जो है फॉरेन करेंसी के परचेज कर पाओगे। देन चेंज इन डिमांड, कि अब ऐसे कौन से है जो चेंज इन आपकी डिमांड क्रिएट कर देते हैं। देन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, अगर आपके एक्सपोर्ट की जो डिमांड होती है वो अगर चेंज हो गई हो तो उसका आपके अगर एक्सपोर्ट की कंडीशंस चेंज हो गई हो तो आपकी करेंसी की जो डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पर वो चेंज हो जाएगी। अगर आप एक्सपोर्ट हाई कर रहे हो तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आपके एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गए तो आपकी डिमांड लोअर हो जाएगी। इनफ्लो, अगर आपके यहाँ एफडीआई कंटिन्यूस इनकमिंग हो रही है, इनफ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स आपके यहाँ क्या है, अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपकी कंट्री की डिमांड इंक्रीज़ होती है और आपके यहाँ आ रहा है, इट मीन्स आपकी कंट्री की वैल्यू लोअर हो गई। तो पीपल एक्सेप्टेड डोमेस्टिक करेंसीज एप्रिसिएशन, लोग चाहते हैं कि डोमेस्टिक कंट्री की करेंसीज का जो है वो एप्रिसिएशन हो। तो एप्रिसिएशन कब होगा, जब ये डिमांड हाई होगी और इनफ्लो हाई होगा। अगर डिमांड हाई हो और आपके यहाँ कैपिटल इनफ्लो हाई हो तो इन दोनों कंडीशन में कंट्री की जो होगी वो करेंसी वो एप्रिशिएट होगी, और अगर डिमांड जो है वो डाउनफॉल में चला गया तो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी का जो एप्रिसिएशन का पॉइंट है वो भी डाउनफॉल पे चला जाएगा। तो फर्स्ट हो गया चेंज इन डिमांड। सेकंड, यहाँ पर आपको चेंज इन डिमांड को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज़ का डोमेस्टिक करेंसी कि किस स्टाइल से एप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पर सप्लाई इज़ द मोर पावरफुल फैक्टर्स, यहाँ आपको सप्लाई में चेंजेस करके बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज रेट इज़ डिटर्मिनेट ऑन द पॉइंट ऑफ ई, नाउ सप्लाई विल इंक्रीज। आपकी कंट्री की करेंसीज की जो सप्लाई सबसे फर्स्ट था कि ये आपकी डिमांड थी, यहाँ पर सप्लाई में चेंजेस हुआ है, सप्लाई की शिफ्टिंग हो गई है, सप्लाई जो है थोड़ा हायर लेवल पर इंक्रीज़ हो गई है, आगे आ गई है सप्लाई। तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई में इंक्रीज़ होने के बिहाफ पर इस कंडीशन में आपकी कंट्री की करेंसी की जो सप्लाई है वो अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है इसकी। तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपको शो कर रहे हो कि अगर आपकी कंट्री की करेंसी की जो सप्लाई है वो लोअर हो गई। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंट्री की करेंसी की सप्लाई ये थी, अब आपने कंट्री की करेंसी की सप्लाई को रिड्यूस कर दिया है, लोअर कर दिया है, तो एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में चेंजेस आ गया। जहाँ पहले सप्लाई ज़्यादा थी तो एक्सचेंज रेट हायर लेवल पर थी, और अगर सप्लाई लोअर हो गई तो आपकी एक्सचेंज रेट चेंज हो गई। देन इट इज़ दिस सिचुएशन इज़ नॉन एज एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन को, कंट्री की करेंसी को अगर एप्रिशिएट करना है तो आप अपनी कंट्री की सप्लाई को कंट्रोल कर लिए। आपकी कंट्री की जो सप्लाई है वो इंटरनेशनल मार्केट में जितनी कम होगी, एटलीस्ट आपकी एक्सचेंज रेट आपकी उतनी ही फेवरेबल हुई है। देखिए, यहाँ पर आप दे रहे थे 65 रुपीज़ और यहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा है 50 रुपीज़। तो ये चेंजेस आ गए कि जहाँ पहले 65:1 था अब होकर के 55:1 हो गया। तो यहाँ पर हमने केवल मात्र एक ही चीज़ किया कि हमने क्या कर दिया, रिड्यूस सप्लाई को चेंज कर दिया। सप्लाई में कितनी चेंजेस हुए जो आप देख लीजिए कि पहले यहाँ पर थी सप्लाई, फर्स्ट पॉइंट पर जो थी वो सप्लाई यहाँ थी, और नेक्स्ट पॉइंट पर हमने सप्लाई को इंक्रीज़ किया है। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ इस डायग्राम को मैं एक बार, कि यहाँ पर क्या है कि कंट्री की करेंसी की सप्लाई पे जो है वो आपका एप्रिसिएशन जो है वो डिपेंड कर रहा है कंट्री की करेंसी की सप्लाई पर, कि सप्लाई में चेंजेस हो गया। पहले जहाँ हमारी जो थी वो सप्लाई इतनी ही हो रही थी तो एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन यहाँ हो रहा था, अब आपने सप्लाई को थोड़ा सा हायर कर दिया। अगर सप्लाई को हायर कर दिया आपके यहाँ मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। देखिए, यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक कंट्री की नहीं ले रहे हैं, ये जो सप्लाई है वो फॉरेन एक्सचेंज की ले रहे हैं, कि पहले US डॉलर की सप्लाई हमारी कंट्री में इतनी ही होती थी,
अब यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब पहले कम थी तो हम इसके लिए हायर पे कर रहे थे। अब यूएस डॉलर की सप्लाई रिच अमाउंट में है तो हम उसके लिए लोअर पे करेंगे। यूएस डॉलर की सप्लाई रिच अमाउंट में क्यों है? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर दिया, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ यूएस डॉलर की सप्लाई होगी। या फिर हमारे यहाँ एफडीआई ज़्यादा आ गई, एफडीआई ज़्यादा आने की वजह से भी हमारे यहाँ यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी फॉरेन करेंसी की सप्लाई कंट्री में एक्सेस में होती है तो उसकी डिमांड में, उसके प्राइस में डाउनफॉल आता है। तो ये डाउनफॉल आपके प्राइस में यहाँ से यहाँ तक का आया, तो देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ डाउन हो गए। जो पहले 65 रुपीज़ प्राइस पे कर रहे थे, अब आप उसके लिए 55 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी का एप्रिसिएशन कहलाएगा जब फॉरेक्स हमारे यहाँ ज़्यादा सप्लाई में हो जाते हैं। तो चेंज इन सप्लाई यहाँ पर बता रखा है कि डिमांड फॉर इम्पोर्ट की आपकी चेंज इन सप्लाई क्या हो गया कि डिमांड फॉर इम्पोर्ट के लिए आपके पास जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड, अगर आपके यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। अगर मेरा अमेरिका से कंटिन्यूस जो है वो चल रहा है तो मैं यूएस डॉलर की जो है वो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, आप सप्लाई आपकी कम होगी क्योंकि आपने टोटल पे कर दिया। उसके बाद कैपिटल आउटफ्लो की आपकी कंट्री से कितना ज़्यादा एफडीआई बाहर जा रहा है। तो यहाँ अगर डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी को लो तो क्या होगा कि अगर हम इंपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है तो क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्स की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फॉरेन एक्स की सप्लाई हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की सप्लाई को लेकर के चलें तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम हमारी कंट्री की करेंसी की सप्लाई इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है इंडिया तो वो लोगों को रुपए में पे कर रही है। अगर वो चाहते हैं तो हम उनको इंडियन करेंसी दे सकते हैं। और कैपिटल आउटफ्लो, अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ इंडियन करेंसी को कहीं ले जा करके नेपाल में, चाइना में, कहीं और, तो वहाँ मेरा आउटफ्लो, तो मेरी कंट्री की करेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो पीपल एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंट्री डेप्रिसिएशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब मेरी कंट्री की करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो गई तो मेरी कंट्री डेप्रिशिएट हो जाएगी और उसकी वैल्यू डाउनफॉल हो जाएगी। तो सप्लाई से सीधी सी लिंक होती है, सप्लाई अगर हाई है तो डेप्रिसिएशन हाई होगा, और अगर सप्लाई लो है तो डेप्रिसिएशन की रेट भी जो है वो लोअर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी, तो देखिए वो जो डायग्राम सप्लाई वाला था वो यहाँ आना चाहिए था, तो ये वहाँ चला गया और वो वाला डायग्राम यहाँ आ गया। पीपीटी थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, आप वैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर अब आपकी डिमांड में चेंजेस बताया गया है कि दिस इज़ द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसी एंड दिस इज़ द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री करेंसी। तो देखिए कि जब ये डिमांड थी तो आपकी एक्सचेंज रेट आपके फेवर में थी, लेकिन जैसे ही आपकी कंट्री के डिमांड में डाउनफॉल आया आपकी एक्सचेंज रेट लोअर हो गई। अगेन वापस समझिए इस डायग्राम को कि यहाँ पर सप्लाई जो है, सप्लाई वाला फैक्टर है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, सप्लाई में आपके चेंज नहीं हो रहे हैं। डिमांड जो है एटलीस्ट वो एक पावरफुल वेरिएबल है और आपकी डिमांड में यहाँ चेंजेस होते जा रहे हैं। डिमांड कभी हाई हो रही है और कभी लो हो रही है। तो इस टॉपिक में आप देखेंगे कि आपकी डिमांड जो है, डिमांड पहले इस लेवल पर थी और डिमांड में अब डाउनफॉल आ गया। तो जैसे ही आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड डाउनफॉल में आती है, आपकी एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट चली जाती है और अब आपकी वैल्यू जो है वो डाउनफॉल हो जाएगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू 55 ही रहेगी, जो वैल्यू पहले 65 थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कंट्री की करेंसी पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया और चेंज इन डिमांड इतना जो है वो क्रिएट हो गया है कि डिमांड यहाँ से वहाँ चली गई। अब इसको आप ऐसे लो कि अगर डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो डिमांड इंक्रीज़ होती है तो एक्सचेंज रेट भी आपकी हाई हो जाएगी। देन डोमेस्टिक प्राइस लेवल, डोमेस्टिक प्राइस लेवल इज़ अफेक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी किसके लिए होती है, हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड किसके लिए होगी, एक्सपोर्ट के लिए होगी। और सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होगी, जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो डिमांड तो जब बढ़ती है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारी सप्लाई हम कब बढ़ा देते हैं, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से कंट्री की करेंसी जो है वो डेप्रिसिएशन में होता है। देखो डेप्रिसिएशन के लिए 2 फैक्टर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले डिमांड फॉर जो है
डोमेस्टिक प्राइस लेवल जो होगा वो अगर आपका हाई है, अगर डोमेस्टिक प्राइस लेवल आपका हाई है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। और अगर प्राइस आपका लोअर है तो एप्रिसिएशन होगा। प्राइस लोअर होते ही आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो डोमेस्टिक हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट, अगर हमारे एक्सपोर्ट अगर हाई हैं तो डोमेस्टिक कंट्री की जो होगी वो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई। और अगर हमारे एक्सपोर्ट कम हैं, देखिए एक्सपोर्ट कम हुए तो हमारी कंट्री की करेंसी की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और सप्लाई, तो यहाँ पर दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी, ये कंडीशन डोमेस्टिक कंट्री के डेप्रिसिएशन को शो करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई दोनों में कैसा चेंजेस होगा वो इस डेप्रिसिएशन को जो है वो शो करेगा। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट इज़ द अनदर फैक्टर कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट और कैपिटल आउटफ्लो की क्या कंडीशन है। अगर कंट्री में डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हाई है तो एटलीस्ट क्या होगा, इनसाइड द इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमें कैपिटल इनफ्लो हमारे यहाँ ज़्यादा होगा। अगर हमारी डोमेस्टिक रेट हाई है तो हमारे यहाँ क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होगा। कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से इनसाइड तो कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहा, सब डिपॉजिट करते हैं, तो ओनली हमारे यहाँ बाहर से ही इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी कंट्री की करेंसी की एप्रिसिएशन रेट को हाई करेगा, क्योंकि लोग इंटरेस्ट रेट की वजह से भी यहाँ आ सकते हैं और प्रॉफिट की वजह से भी यहाँ आ सकते हैं। तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसीज कैसे अप्रिशिएट की जाती है, दिस इज़ डिमांड। और ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ये हो गया। अब देखिए कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी कैसे होता है, कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे ये था। अब हमारे यहाँ क्या है, फॉरेन एक्स की सप्लाई हाई हो गई है, पहले सप्लाई कम थी, सप्लाई कम होने की वजह से हम ज़्यादा पे करते थे। देखिए यहाँ पर आपके पास यूएस डॉलर की सप्लाई बहुत कम है, इस वजह से उसको आप हाई रेट ऑफ दे रहे हो, लेकिन अब सप्लाई चेंज हो गई, सप्लाई तो इंक्रीज़ हो गई। जहाँ पहले इतनी ही सप्लाई होती थी अब आपकी कंट्री में सप्लाई इतनी हो रही है। सप्लाई बढ़ने के कई कारण हो सकता है आपका एक्सपोर्ट जो है वो सप्लाई बढ़ने का कारण हो, टूरिस्ट आपके यहाँ ज़्यादा विजिटिंग के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, मेडिकल क्लेम के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ यूएस डॉलर की सप्लाई कंटिन्यूस कंट्री में इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यूएस डॉलर की सप्लाई कंटिन्यूस इंक्रीज़ होने की वजह से जो पहले आप वैल्यू ये पे करते थे $1 के लिए 75 रुपीज़, अब आप $1 के लिए 65 रुपीज़ ही पे कर रहे हैं। अब है डोमेस्टिक इनकम लेवल इज़ अनदर फैक्टर्स, एज्यूम एक्सपोर्ट आर ऑटोनोमस। समझ कीजिए कि जो है वो एक्सपोर्ट हमारे क्या है, बिल्कुल ऑटोनोमस है, सेल्फ पे डिपेंड कर रहे हैं, किसी अदर फैक्टर से उसकी कोई कनेक्शन नहीं है। देन इनकम लेवल अगर हाई हुआ, अगर हमारा इनकम लेवल हाई हुआ तो डिमांड फॉर इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमारा इनकम लेवल हाई हुआ तो डिमांड फॉर जो है वो इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ अब हमारे को परचेज करनी है। तो अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी कंट्री की सप्लाई इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह होगी, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कह रखा है कि एक्सपोर्ट को अब छोड़ो, अब बात करो आपके इनकम लेवल की, कि जहाँ पहले मैं 5,000 रुपये कमाती थी, अब अगर मैं 50,000 रुपये कमाने लग गई हूँ तो मेरी डिमांड अब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। मुझे अब इंटरनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। तो स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करने के लिए डिमांड फॉर इंपोर्ट मेरी बढ़ गई। अब मैं वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करूँगी जो इंटरनेशनल मार्केट में इजी गोइंग अच्छे से अवेलेबल है। इट मीन्स मैं मेरा रुपया वहाँ पे कर रही हूँ और वहाँ से कमोडिटी परचेज कर के ला रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मेरे यहाँ सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी की इंक्रीज़ हो गई। तो जैसे ही डोमेस्टिक कंट्री की सप्लाई इंक्रीज़ होती है क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ द हो जाएगा, मेरी कंट्री की वैल्यू लोअर इवेल्युएट की जाने लगेगी। यहाँ पर आता है आपका एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन बता रखा है यहाँ पर कि ये आपकी डिमांड है, ये सप्लाई है। तो इस स्लाइड में आपको शो किया गया है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की, किस स्टाइल से डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है, कि जब यहाँ पर ये सप्लाई फोर्स है और ये डिमांड फोर्स है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और हमारी एक्सचेंज रेट जो है वो लोअर होती है। परंतु अगर हमारे ये करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है
तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड अगर इंक्रीज़ हो गई तो क्या होगा, देखिए एक्सचेंज रेट जो है वो, अगर अगर हमारी इकोनॉमी में जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड हायर हो जाती है तो एक्सचेंज रेट हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो एक्सचेंज रेट जब हमारे अगेंस्ट चली जाती है मार्केट फोर्स और सप्लाई के बिहाफ पर, हमारी कंट्री की करेंसी में जो है कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ पर ये होगा कि एक्सचेंज रेट अब हाई हो जाएगी। जहाँ पहले 5 पर 5 था, अब 5 पर 5.2 जो है वो हमें डोमेस्टिक करेंसी जो है आपको देनी पड़ेगी और आपको $1 ही मिल पाएगा। तो ये कंडीशन होती है एक्सचेंज रेट में। डेप्रिसिएशन कब होगा, जब हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री करेंसी की डिमांड जो है वो हायर हो जाएगी, तो अब हमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है वो फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी। देन मार्शल लर्नर कंडीशंस है कि डेप्रिसिएशन विल इम्प्रूव बीओपी। किसी भी कंट्री में अगर उसकी करेंसी का डेप्रिसिएशन होना ये शो करता है कि बीओपी जो है उस कंट्री की वो है पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो कंटिन्यूस हाई होते हैं और एक्सपोर्ट कंटिन्यूस हाई होने के कारण बीईपी जो है वो फेवरेबल हो जाता है। प्रोवाइड दैट द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन डिमांड for the domestic export and domestic demand for import is greater than 1। तो यहाँ पर ये होगा कि हमारे यहाँ ये आपको इसी तरह कि प्रोवाइड दैट द सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की हमारे डिमांड की अदर कंट्री में जो वो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत एक्सेस में होगी, और डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। किसके लिए, फॉरेन इंपोर्ट के लिए, कि वहाँ पर अगर थोड़े से भी प्राइस हाई हुए तो हम बहुत एक्सेस में चेंजेस ला देंगे। तो ये दो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं कि अदर कंट्री में तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाती है और हमारी कंट्री में अदर प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी, इंपोर्ट की जो डिमांड होगी वो लोअर हो जाती है। ये बेनिफिट हमारे को इसमें से मिलता है। तो देखिए डेप्रिसिएशन ये है कि ये है हांगकांग का यूएस डॉलर और ये ऑस्ट्रेलियन का यूएस डॉलर। तो 1:5 का यहाँ पर जो है रेशो आपको शो कर रहा है एक्सचेंज रेट में। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाती है कि 1:, पहले तो आप 5 ही दे रहे हो, डेप्रिसिएशन जब हो रहा था 1:5 दे रहे थे। अब देखिए आपने क्या दिया कि यहाँ पर तो अनचेंज्ड है, मीन्स आप तो यही दे रहे हो, लेकिन आपको क्या मिल रहा है वहाँ से 5:2 यूएस डॉलर, 5:2 दे करके और आपको $1 मिल रहा है। अब आप उसके लिए एक्सेस में जो है वो फॉरेन करेंसी पे कर रहे हो। तो वही वाला एग्जांपल था कि पहले आप 65:1 दे रहे थे, अब आप 75:1 जो है इंडियन रेफरेंस में हम देखें तो ये स्टाइल होगी। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि डेप्रिसिएशन अगर किसी कंट्री में होता है उसकी करेंसी का, तो यहाँ पर ये होगा कि जहाँ पहले ये 5:1 का रेशो था अब हो गया 5.2:1। इट मीन्स आप एक्सेस में अपनी करेंसी दे रहे हो, डोमेस्टिक करेंसी, और वहाँ से आपको लेस करेंसी जो है वो मिल रही है। तो ये कंडीशन आपके यहाँ शो होगी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट होता है। एक्सपोर्ट प्राइस इन फॉरेन करेंसी, अब एक्सपोर्ट का प्राइस देखिए फॉरेन करेंसी में 1:96.096 जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो हुआ एक्सपोर्ट प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी अनचेंज, डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट का प्राइस अनचेंज रहेगा, वही 5:5 की जो है वो कंडीशंस रहेगी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्वांटिटी पहले अगर हम 1000 दे रहे थे तो अब हम 1200 जो है वो पे करेंगे। तो इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या शो हो रहा है, वो देखिए कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हुआ, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो गई, पहले 1000 थी अब ये होगी। तो नेचुरली वैल्यू ऑफ जो हमारी एक्सपोर्ट होगी एटलीस्ट वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हाई हो जाएगी। देन डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट पर इनका क्या इफेक्ट होता है कि वही $1 और 5 जो है हांगकांग के डॉलर थे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, वही 5.2 दे करके आपको $1 जो है वो मिल रही है, 1 जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल रही है। तो यहाँ पर वही रेशो रहा 5:1 और 1 का रेशो रहा।
तो ये शो कर रहा है कि डेप्रिसिएशन पर इंपोर्ट प्राइस इन डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज। इंपोर्ट के जो प्राइस होंगे वो हमारी डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी में इंक्रीज़ हो जाएंगे, जहाँ पहले वो 5 थे अब 5.2 जो है वो हो जाएंगे। तो इंपोर्ट प्राइस इन फॉरेन करेंसी अनचेंज रहेंगे, फॉरेन करेंसी में वही 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेंगे, और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इसलिए डिक्रीज़ होगा क्योंकि प्राइस जो है वो अब हाई हो गए हैं, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट भी जो है वो डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी में वो डाउनफॉल में जाएगा। इट मीन्स इंपोर्ट पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इफ़ डिमांड फॉर इंपोर्ट इज़, अब ये देखना है कि इंपोर्ट की डिमांड किस स्टाइल से थी, इलास्टिक थी, इनइलास्टिक थी या यूनिटली इलास्टिक थी। इट मीन्स इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपकी डिमांड इस स्टाइल की थी, इनइलास्टिक का मतलब होता है कि आपकी डिमांड जो थी वो इस स्टाइल की थी, और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि इक्वल चेंजेस होते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर ये 2 कंडीशन हैं तो हमारे इंपोर्ट की डिमांड डाउनफॉल जाएगी, और अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो रेशो है उसका वो हमारा हाई हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि रियल में हमारे लिए जो इंपोर्ट हम जिस कमोडिटी का कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी डिमांड किस स्टाइल का है, उसी स्टाइल से जो इम्पैक्ट जो है वो इस पर पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इज़, अगर डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन 1 था तो एक्सपोर्ट की वैल्यू डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी में इंक्रीज़ होगी। वापस समझ लीजिए, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज़ इलास्टिसी, जो उसकी इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू डोमेस्टिक कंट्री में इंक्रीज़ होंगे, और डिमांड फॉर जो हम डिमांड कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी भी अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो डोमेस्टिक इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो कंट्री में डाउनफॉल जाएगी। इंपोर्ट की वैल्यू कंटिन्यूस डिक्रीज होगी इस कंडीशन में। देयरफॉर इफ़ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट आर इलास्टिक, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की डिमांड इलास्टिक है देन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल लीड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक्सपोर्ट तो हमारे हाई हो रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो हमारे लोअर हो रहे हैं, तो बीओपी जो है वो हमारा इम्प्रूव होने की कंडीशन में रहेगा। देन डेप्रिसिएशन विल लीड इन इम्प्रूवमेंट इन बीओपी, बीओपी में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब आता है हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। अभी तक हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखा, अब होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये होता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू होती है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस डॉलर में डिटरमिनेट कर दी जाती है, कि जैसे 75:1 यूएस डॉलर जो है उसमें डिटरमिनेट कर दी गई, और उसके बाद इस यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड में जो है वो इवेल्युएट कर दी जाती है कि 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 8 मिलीग्राम गोल्ड जो है वो हो गया। इट मीन्स 75 इज इक्वल टू 0.8 मिलीग्राम गोल्ड हो गया। तो गोल्ड में हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इवेल्युएट कर दिया जाता है। वापस समझिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें अगर ब्रेटन वुड्स को ले तो गोल्ड में इवेल्युएट किया जाता है, और फिक्स्ड को ले तो सबसे पहले किसी भी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू होती है वो यूएस डॉलर में डिटरमिनेट कर दी जाती है कि 75 रुपीज़ इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। अब 1 यूएस डॉलर की वैल्यू जो है वो गोल्ड में इवेल्युएट की जाती है, तो 0.8 मिलीग्राम गोल्ड हो गया। इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों कॉमन हटा दिया तो 75 रुपीज़ इक्वल टू 0.18 मिलीग्राम जो है गोल्ड हो जाता है। ये जो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो है इसी स्टाइल से किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को जो है डिटरमिनेट किया जाता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी एक्सचेंज रेट है एटलीस्ट वो क्या रहे, एक पॉइंट पर बिल्कुल फिक्स रहे, उनमें किसी स्टाइल का कोई चेंजेस जो है वो नहीं आए, और अगर किसी भी स्टाइल का कोई भी चेंजेस आता है एक्सचेंज रेट में तो एक्सचेंज रेट में चेंजेस के लिए सबसे पहले आईएमएफ की परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड